ये यूटिलिटी स्टोर के लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शांगला में एक बयान दिया, सियासी बयान था आटे के हवाले से। केपी में उन्होंने 400 रुपये पर बैग का आटा यानी 1600 रुपये मन के हिसाब से। हम नौयत के फैसलों के बारे में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत कौमी इदारों को लाहक खसारे की रफ्तार को रोक देने में कामयाब नहीं हो पा रही। ऐसी इतलात भी हैं कि वफाकी हुकूमत 24 बड़े इदारों की निजकारी का भी फैसला कर चुकी है। इन कौमी इदारों का सालाना मजमूई खसारा 3500 अरब रुपए से तजावज कर चुका है। हालत ये है कि सिर्फ 8 बड़े सरकारी इदारों का पिछले माली साल का मजमूई खसारा 2900 अरब रुपए से ज्यादा है। बजट में आमतौर पर पहले से चले आते खसारे के खात्मे की नवीद सुनाई जाती है और साथ ही ये भी कह दिया जाता है कि रवां साल का रेवेन्यू हदफ इस खसारे के मुकम्मल खात्मे या इसमें नुमाया कमी को मुमकिन बनाएगा। सबसे बड़ी वजह यह कि जब टैक्स का हदफ रखा जाता है वो गैर हकीकी होता है। कहने को तो पाकिस्तान को 20,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन क्या FBR के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 20,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर ले? दूसरी बात ये कि क्या सारी इकॉनमी आपकी डिजिटाइज और फॉर्मल होगी है कि अब यकदम उसकी जो ग्रोथ में इजाफा कर दिया जाए? पिछले साल का जो टैक्स का हदफ हासिल नहीं हुआ था उसके इसलिए हासिल नहीं हुआ था कि उस टैक्स के हदफ को हासिल करने के लिए 40% ग्रोथ चाहिए थी। पाकिस्तान की इकॉनमी जो ग्रो कर ही नहीं रही, तो उससे आप 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे तो गलत है। तो गैर हकीकी अहदाफ और फिर वीक इन्फोर्समेंट और उसके साथ FBR के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, ये 3 बड़ी वजूहत। और चौथी जो उसके साथ बड़ी वजह होती है पॉलिटिकल विल। किसी सेक्टर के पीछे अगर FBR जाता भी हो तो हुकूमत की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इन वजूहत की वजह से फिर पाकिस्तान की इकॉनमी भी नहीं चल रही, उसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में समहाउ होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टैक्स के अहदाफ हासिल नहीं होते। आमतौर पर दिहाइयों से चले आते कौमी खसारे और बद इंतजामी का बराह रास्त इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेसी पर आयद किया जाता है कि अफसरशाही निज़ाम की बालादस्ती के बाइस तरजीहात तब्दील हो जाती हैं या सुर्ख फीते की नज़र हो जाती हैं, इसलिए मामलात जूं के तूं चलते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी समझ लें आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, और दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए कि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। 18वीं तरमीम मैं कहता हूँ नेक नीयती से हुई, क्योंकि उसमें कंसेंसस था, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस था। लेकिन आया क्या कैपेसिटी मौजूद थी सूबों के पास? क्या उस ब्यूरोक्रेसी के पास वो फुली ट्रेंड थी कि वो पैसे खर्च सके ट्रांसपेरेंटली? क्या उनके पास वो विल थी? अब होता क्या है कि प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए जो एलोकेशन बजट करते हैं उसमें बहुत सारा बजट जो है वो अनस्पेंट रह जाता है। प्रोजेक्ट की 35%, 40%, 50%, 60% से ज़्यादा उस पर खर्च ही नहीं होता और पैसा ज़ाया हो जाता है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि जब आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया मिनिस्ट्रीज़ को, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ को ट्रांसलेट कर दिया, आपने एजुकेशन भेज दी सूबों में, हेल्थ दे दिया, ऑटोनॉमी दे दी सूबों को, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थे उनमें अमेंडमेंट की? आपने वही चाहा कि आपका जो MPA, MNA और आपका जो सेक्रेटरी है वो पावरफुल रहे। आपने जो पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट था ब्यूरोक्रेट जो ज़िले में बैठा हुआ था, उसके दफ्तर को एम्पावर नहीं किया, उससे बॉटम अप रिकमेंडेशंस नहीं ली कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसको इतना फ्रीडम नहीं दिया कि वो लोकल टैक्सेस जनरेट करने की कोई रिकमेंडेशंस दे के अप्रूव करवा सके। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के 179 कौमी इदारों में से 63% इदारों को दफ्तरी जुबान में मफलूज इदारे करार दिया जा सकता है, क्योंकि इन इदारों के ढांचे तो मौजूद हैं लेकिन अमली तौर पर ये बेजान हो चुके हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामी सूरत हाल को पेश नज़र रखकर इन मफलूज इदारों की तारीफ मुतय्यन की जाए तो इनमें से 3 दर्जन से ज़ायद इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बेजान हैं और इनके ढांचे भी नज़र नहीं आते, लेकिन कौमी इदारों की लिस्ट में इनके नाम बाकी रखे गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि इदारों को सिरे से ख़त्म कर देना तो दूर की बात, इनकी निजकारी जैसे मामलात भी अटक जाते हैं। मैं हतमी तौर पर तो वो रेजिस्टेंस देखता हूँ चारों तरफ से, स्पेशली उन अदारों के अंदर से भी। एक PIA की नजकारी का जो प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त मैं भी फिनेंस मिनिस्ट्री में
मीटिंग अटेंड किया करता था, सब कुछ तैयार था, हर चीज़। लेकिन लास्ट मिनट में वो कराची में कुछ हंगामा हुआ, वहाँ कोई नुकसान हो गया जानों का, तो मैटर वॉज अबंडन। क्योंकि फिर फैसला हुआ कि ज़रूरी है ये काम इक़्तिसादी बेहतरी के लिए, लेकिन इंसानी जानों की कीमत पे नहीं। मामला ठंडा हो जाए फिर करेंगे, जब फिर ठंडा होता है फिर शुरू होता है, फिर मसला ख़त्म हो जाता है, आगे चलने नहीं को देता। क्योंकि जो भर्ती हुई है ना लोगों को, उनको गोल्डन हैंडशेक के बाद भी कोई ये इत्मीनान नहीं होता कि हमें कुछ मिलेगा, बेयकीनी बहुत। दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह जो है इसमें कामयाबी ना होना, एक तो ये कि ज़्यादातर जो माजी में कोशिशें होती रही हैं वो या तो वर्ल्ड बैंक के कहने पे होती रही हैं या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के कहने पे होती रही हैं। तो जब या फिर कोई मैकेंजी कोई इस तरह का कोई फ़ॉरेन कंसल्टेंट था, उसने कोई चीज़ रिकमेंड की है। तो फ़ॉरेन कंसल्टेंट्स और फ़ॉरेन जो एडवाइस होती है वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उसको वो मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखती, तो इसलिए उसकी रिफॉर्म्स जो होनी है जो चाहिए होती हैं नहीं होती। दूसरी जो वजह है उसका ताल्लुक ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल विल है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और उसके साथ ही पॉलिटिकल विल कि अगर कभी गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहती है तो वो बहुत तेज़ी से कोई काम करना चाहती है, जिसका उल्टा नुकसान होता है कि अगर एक चीज़ पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कैश के ऊपर चल रही है ज़्यादातर, तो वो ओवरनाइट तो वो कैश ख़त्म नहीं हो सकता ना, वो 2, 4, 5 साल की गेम हो सकती है। तो ये दो बड़ी वजूह जिसकी वजह से जो माजी में भी और अभी तक जो टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस्लाहत होती रही है वो नाकाम रही है। 1 अगस्त 2025 से वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुल्क भर में तमाम स्टोर्स के ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। हर जोनल मैनेजर को मरासले में इतला दी गई कि तमाम स्टोर्स की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है और एशियाई खुरोनोश और दीगर साजो सामान को वेयर हाउसेज मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस 21 मार्च को मुल्क भर के 3200 से ज़ायद स्टोर्स में से खसारे के हामिल तकरीबन 1700 स्टोर्स को बंद करने और बाकी 1500 स्टोर्स को निजकारी के अमल में रखने का फैसला किया था। निजकारी से पहले ऑडिट मुकम्मल होना ज़रूरी है और ये ऐलान किया गया था कि ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी तक इस ऑडिट के बारे में कोई इत्तला नहीं है। आमतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तबाही को बयान करने वालों का जोर इस बात पर रहता है कि इस इदारे की तबाही की बुनियादी वजह वो सब्सिडी का कल्चर था जो मुख्तलिफ हुकूमतों ने परवान चढ़ाया, लेकिन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अलग से एक नुक्ता नज़र रखते हैं। इसमें 2-3 अवामिल शामिल हैं। एक तो मिसमैनेजमेंट भी थी, ठीक है। दूसरी हुकूमत की जो पॉलिसी थी, सब्सिडी की जो पॉलिसी थी, वो मैं ये समझता हूँ कि वो मैच नहीं करती थी इस बिज़नेस से। उसके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शांगला में एक बयान दिया, सियासी बयान था आटे के हवाले से, और फिर जाके केपी में उन्होंने 400 रुपये पर बैग का आटा यानी 1600 रुपये मन के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर से आटा देना शुरू कर दिया, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में और रेट था, केपी में और रेट था। उसके ऊपर जो ऑपरेशनल चार्जेस थे वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर डाले गए और गुडविल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बनी। उसके बाद जितना ये बजट आया, जो आटे का जो बहरान चला और गवर्नमेंट ने आटे को फोकस किया हुआ था, हमें जो गंदम फराहम की गई वो पास्को से दी गई। पास्को से हमें गंदम 6000 रुपये मन दी गई। ओपन मार्केट में गंदम उस वक्त जो है कोई 3000 से 3200 रुपये के करीब थी। अब उसका नतीजा ये निकला कि हम पाबंद थे कि हमने पास्को से गंदम लेनी है और हमने फ्रेंचाइज रेट पर देनी है और सब्सिडी रेट पे देनी है। उसकी हमने कीमत जो है 2800 रुपये मन रखी, बाकी सब्सिडी की रकम शुमार होती थी उसमें। लेकिन उसमें हमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो सब्सिडी थी वो सिर्फ BISP के जो कस्टमर्स थे उनके लिए थी, जिनका PMT रेट जो है वो 40 था, उनको वो हम आटा दे सकते थे। जो हमारी जनरल जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे लॉयल कस्टमर थे, वो उस सब्सिडी के में भी नहीं आते थे। लेकिन हमें ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदने की भी इजाज़त नहीं थी, ताकि हम अपने उन कस्टमर्स को जो हमारे लिए प्रॉफिट का ज़रिया बनते हैं, उन लोगों को लिए एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि जनाब आप ये वाला गंदम नहीं ख़रीद सकते, ये वाला आटा नहीं ख़रीद सकते, और उसका मुतबादिल हम कोई ना दे सके। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के बाद इसके मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है और उनका क्या मुस्तकबिल होगा?
टोटल हमारे जो मुलाजमीन हैं वो 11,484 बंदे हैं जी, जिसमें कोई 52-53 के करीब रेगुलर मुलाजिम थे और तकरीबन 3300 के करीब जो है वो कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन थे और 2800 समथिंग जो है वो डेली वेजेस मुलाजिम थे। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत ये करूँ कि जो हमारे डेली वेजेस और कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन थे, इनकी सर्विस तकरीबन कोई बग़ैर किसी ब्रेक के 17-17, 18-18 साल, 20-20 साल हो चुकी थी। बहुत सी अदालतें इन्हें रेगुलर डिक्लेयर कर चुकी हैं, उनके हक़ में फ़ैसला दे चुकी हैं, लेकिन कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ, कुछ अदालती के जो सुरखफीते होते हैं हमारे इदारे के, उसकी वजह से उनकी अभी तक रेगुलाइजेशन के आर्डर नहीं हुए। इनमें से 23 बंदों को जो NIRC ने रेगुलर किया और उसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बोर्ड ने जो स्टैंडिंग आर्डर 1968 है उसको तस्लीम किया, जो कि सब मुलाजमीन पर लागू होता है, उनको रेगुलर भी कर दिया है। और चूँकि इनके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, उसमें हमारे MD को, हमारे जो जनरल मैनेजर HR हैं, उनको सज़ा दी गई 6 माह की। तो उसके ऊपर फिर वो अपील में गए और उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया अदारे के फ़ैसले के ऊपर, और उसी की वजह से वो सज़ा से बचे। मैंने इदारा ज्वाइन किया था 2008 में। अब 17 साल हो गए हैं हमारी नौकरी को। जो भी मिलता रहा है वो हमारे लिए गुजारा था, हमने गुजारा किया है। बच्चे हैं मेरे, बेटी है और ये भतीजे भी हैं, इनका वालिद फौत हो गया था। इस वजह से जो हमारे हालात, अभी जब नौकरी ख़त्म हुई है ना, तो हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। अब मेरी बच्ची ने 800 से ऊपर मार्क्स लिए, कॉलेज में दाखिला करवाया था। जब मैं फ़ीस नहीं दे सका तो उन्होंने स्कूल से, कॉलेज से फ़ारिग कर दिया। अब वो भी घर बैठी है। हमारे हालात आप इतने टाइट हो चुके हैं, हम यहाँ का भी किराया नहीं दे सकते पे, और आपको पता है कि जब किराया नहीं देते तो फिर बेघर हो जाते हैं लोग। ये हमारे असल हकीकत ये चल रही है। अभी 55 साल की उम्र में हमें कौन देगा नौकरी? जो भी गया और हमारे पे लेबल लगा दिया कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। अब हम CV दें या उनको पता चले कि ये यूटिलिटी स्टोर के लोग हैं, तो वो तो कहेंगे ये तो करप्ट है, हम तो इनको नहीं रखते। 24 जनवरी 2025 को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के तहत यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इदारे की निजकारी और इस्लाहात के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खसारे के बारे में वफाकी हुकूमत का दावा है कि ये 15 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। उतार चढ़ाव तो हमारी हिस्ट्री में बहुत आते रहे हैं और हम उससे सक्सेसफुल तरीके से निकलते भी रहे हैं। जो अभी हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो हमारा जो है 2022-23 से शुरू हुआ और इसमें हमारी सेल हुई सालाना 132 अरब, जो रिकॉर्ड सेल थी हमारी, और लेकिन इसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 27 करोड़ था। और इसके बाद ये सिलसिला नीचे आता चला गया और बजाय के प्रॉफिट में आने के और हम नीचे आते चले गए। इसमें अगर मैं आपको 2020-21 का बताऊं तो हमारी सेल थी 120 अरब रुपए और हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 अरब 70 करोड़ रुपया था, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह 2021-22 का जो साल था उसमें हमारी 112 अरब रुपए की सेल हुई है और इसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 अरब 3 करोड़ रुपया था। तो इसी तरह तारीख़ में अगर हम मुख्तलिफ़ अदवार में जाएँ तो बग़ैर सब्सिडी के भी हमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आवाम के लिए भी, और अपने इदारे के तमाम तर अखराजात भी हमने बर्दाश्त किए और बग़ैर गवर्नमेंट की सब्सिडी के, बग़ैर ताउन के हम इस इदारे को चलाते रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की किस्मत का ऊंट किस करवट बैठता है, इसके बारे में अभी से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां अभी हुकूमत शशोपंच का शिकार है, वहां इदारे के मुलाजमीन ने अदालतों में इदारे की बंदिश और मुलाजमीन की फरागत जैसे मामलात को चैलेंज कर रखा है। सोर्स के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार है। As a result, their families too are facing severe hardship. This is a clear injustice and we demand a clear answer from the government. जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है
मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फ़ौरन जवाब दिया जाए। राइट साइजिंग एक कमेटी बनी है, कैबिनेट कमेटी है, जिसमें ये इसको वाइंड अप करने के लिए कहा गया। तो उसको फेजेस में किया। पहले जब इसको जो लॉस में स्टोर थे वो बंद किए और कुछ जो लोग डेली वेजेस पे थे वो निकाले, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे और रेगुलर थे उनके लिए दूसरा फार्मूला जो उनको फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी के लिए कुछ पैकेज जो बनाया है वो ऑलमोस्ट बिलियंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट बट नॉट लेस देन 20 बिलियन रुपीज़ में बनाया कि उनको हम पैसे देंगे। परमानेंट मेंबर हैं उनके एम्प्लॉइज़, उनको एडजस्ट भी किया जाएगा, जो पैसे लेने चाहेगा, जो एक पैकेज होगा उसको पैसे दिए जाएंगे। किसी के पास भी कोई वाज़ेह हल नहीं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जैसे इदारे को किस तरह दोबारा फ़ाल बनाया जा सकता है और किस किस्म के इंतज़ामी फ़ैसले अब होने चाहिए जो माजी में नहीं हो सके। वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है। जो अहल बंदे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं चाहे मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है उन जगहों पे लगाया जाए जहाँ पे वो सर्व कर सकें। ब्यूरोक्रेट के किसी भी अहम पोजीशन के ऊपर उसको तैनात करने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के कितना करीब और या वज़ीर आज़म जो है उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये कोई क्राइटेरियन जो कॉम्पिटेंसी है वो क्राइटेरिया होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को अहम पोजीशंस के ऊपर लाना चाहिए जो कि निज़ाम को चलाने के लिए जो वाकई समझते हों। लॉयल्टी का जो क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट्स में वो ख़त्म करना चाहिए। दूसरा जो बुनियादी इस्लाहात है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, जो स्टेट और एंटरप्राइजेज़ हैं, जो टैक्स का निज़ाम है, जो बिजली का निज़ाम है मुल्क का, इन चीज़ों में जब तक आप बेहतरीन लाएंगे निज़ाम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। रूल बेस्ड आपकी इकॉनमी होनी चाहिए, रूल बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर किसी ने किसी जगह पे कोई कोताही की है, कुछ और किया, तो उसको उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए, ना कि जो फेवरेटिज़म चल रही है अपॉइंटमेंट्स में, पोस्टिंग में, उसकी बेस पे जो फैसले हों। तो मेरिट बेस्ड जब सिस्टम होता है वो अपने आप का काम ठीक करना शुरू कर देते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फिर आपके इस प्लेटफार्म के तवसत से ये कहना चाहते हैं कि हमें VSS जो 59 अरब रुपया है वो तो चलें आप दे ही देंगे, किसी तरीके से भी करें, हम अदालतों से जाके ले लेंगे, लेकिन जिस इदारे को 54 सालों में इस नहज तक पहुँचाया, एक कामयाबी से चल रहा था, आप बजाय इसके आप अकाउंटेबिलिटी करें। जिन लोगों ने करप्शन की है उनको मैदान में लेकर आएँ, चाहे वो वर्कर्स क्लास से हैं, ऑफिसर्स क्लास से हैं, या वो ब्यूरोक्रेट्स में से हैं, उनको निशान इबरत बनाया जाए। ये इदारा एक अवामी इदारा है, इससे हमारी जो गरीब अवाम है वो इससे मुस्तफ़ीद होती है। अगर आप इस टूल को ख़त्म कर देंगे तो कल को आने वाली हुकूमतें, चाहे वो आपकी हों चाहे किसी और की हों, उनको भी एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये इदारे का नाम मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया, जिस तरीके से आज चीनी जो है 200 से ऊपर चली गई है, तो आप महीने 2 के बाद आटे की पोजीशन भी देखेंगे, घी की पोजीशन भी देखेंगे, ये सारा कुछ बेलगाम हो जाएगा और इसका डायरेक्ट नुकसान जो है 25 करोड़ आवाम को होगा, इस मुल्क को होगा और हुकूमत वक्त को होगा। लिहाजा ये फ़ैसला वापस होना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को चलना चाहिए और बेहतर तरीके से चलना चाहिए। जो इसके अंदर कमियां कोताहियां उसको दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि इसका गलत। हमारे वक्त में पहली मरतबा PIA की निजकारी पे संजीदगी से काम शुरू हुआ और हम इस पोजीशन में थे कि अपने होते हुए उस निजकारी के अमल को मुकम्मल कर देते। और शायद ये ऐसा होता तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। कुछ IPPs उनके 25 साल पूरे हो गए और ये खुद इन्हीं की अपनी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेड है कि हमने इस प्लांट को 2018 में रिटायर्ड करना है, इसको 2022 में करना है, इसको 2020 में करना है। वो एक भी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ऐसे इदारे लाइन में लगे नजर आते हैं
जिनके बारे में हुकूमत कई बार ये कह चुकी है कि इनका वाहिद हल एक बेहतर निजकारी है। निजकारी की इन कौमी उम्मीदवारों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अल मारूफ PIA सर फहरिस्त है, जिसकी निजकारी की एक भरपूर कोशिश नाकाम हो चुकी है। अगरचे बाद में PIA को यूरोप में अपने फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है और बाज माहिरीन का ख्याल है कि इस इजाजत के बाद PIA को एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन पहली बिडिंग के दौरान PIA को तवक्को से कहीं कम ऑफर दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या PIA अब एक बिल्कुल मफलूकुल हाल इदारा है या इसकी निजकारी के लिए जिस किस्म की कोशिश की जानी चाहिए थी वो ना हो सकी? ये बहुत बड़ा बोझ है और ये डेफिसिट जो हम कर रहे हैं इसको हम किसी तरीके से बियर नहीं कर सकते। लेकिन ओवर ए पीरियड मुख्तलिफ हुकूमतों में कोशिशें होती रही हैं कि स्टील मिल को और PIA को या दूसरी जो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम सपोर्ट करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं, हर बजट में हर साल इनको पैसे देते हैं, तो मैं समझता हूँ अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि हम इनको पैसे दें। तो उसके लिए आपको पता है कि सारा प्रोसेस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा है, बल्कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है उसको भी उसकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन और साथ ही साथ उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने में भी प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले दिनों में आप देखेंगे 15-20 दिन में या विद इन मंथ और सो आप एक बहुत रीवेटलाइजेशन जिसको कहते हैं रीवेटलाइज किया जाएगा वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, जिसके ज़रिए ये अदारे जो प्राइवेटाइज करने हैं जिस तरह आपने जिक्र किया PIA का दूसरे वो इंशाल्लाह प्राइवेटाइज होंगे। ये हुकूमत फैसला साजी के शदीद फुकदान के बहरान से शिकार है। ये निजकारी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी कि जो फ़ैसले जिस वक्त होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हमारे वक्त में पहली मरतबा PIA की निजकारी पे संजीदगी से काम शुरू हुआ और हम इस पोजीशन में थे कि अपने होते हुए उस निजकारी के अमल को मुकम्मल कर देते और शायद ये ऐसा होता तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आखिरी 10 हफ्ते हमें निजकारी के कोई भी फ़ैसले करने से रोक दिया। तो फिर हमने इस चीज़ को बहुत एहतियात की कि हम कोई ऐसा फ़ैसला न करें जो आने वाली हुकूमत के गले में एक फांस की तरह रह जाए। सो हमने प्रोसेसेस तो कंप्लीट किए, हमने उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस अपनी सारी रिकमेंडेशंस कंप्लीट कर दी, हमने उसकी जो डेट था उस सबको रीप्रोफाइल कर दिया और उसमें 38 अरब रुपए सालाना की बचत की। एक ऐसा 281 अरब रुपए का बैंकों का कर्जा जिस पे उस वक्त PIA 26.5% तक सूद दे रहा था, उसको 12% के कैप पे हमने तमाम बैंकों के साथ रीप्रोफाइल किया, जिससे सालाना 38 अरब रुपए की बचत हुई। ऑन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ये सैकड़ों अरबों रुपए में पहुंचती है। तमाम ज़रूरियात थी वो सारी पूरी कर दी, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए, लेकिन हमने बिड इशू नहीं की। सिर्फ इसीलिए नहीं की कि जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो वो अपने तौर से पूरी चीज़ को रिव्यू कर ले और उसमें कोई तब्दीली चाहती है तो करे। और अगर आप एक नज़र दौड़ाएं उन सारी कंपनीज़ पे जिन्होंने बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स लिए, जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस जमा कराई, जिन्होंने उसके बाद हिस्सा लेने का इरादा जाहिर किया, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो बहुत सी ऐसी नामवर पार्टीज़ थी इस मुल्क की और मुल्क के बाहर की भी, जो मेरा ख्याल है कि उन तक पहुंचना बहुत इस बात का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि जितना प्रोसेस उस वक्त तक हुआ था उस पर लोगों का एतमाद था। अनफॉर्चुनेटली 1-2 चीज़ें गवर्नमेंट के पास फैसले के लिए आईं और वो फैसला गवर्नमेंट को करना था टू इंश्योर कि जो लोग सीरियस बिडर्स हैं वो उसकी बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरीली 2 चीज़ें जिनका, उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये, और मैं बड़े क्लियरली ये कह रहा हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन और फेडरल कैबिनेट और वज़ीर आज़म वो फैसला नहीं कर सके वक्त में, जिसकी वजह से PIA की प्राइवेटाइजेशन का वो अंजाम हुआ जो हुआ। PIA की बोली के लिए 4 पार्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसका फैसला वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की सदारत में मुनक्किद हुई कमीशन की बोर्ड मीटिंग में किया गया। 4 शॉर्टलिस्टेड पार्टियों में लकी सीमेंट, आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी
और एयर ब्लू शामिल हैं। प्री क्वालिफाइड पार्टियों की मजीद छानबीन की जाएगी। 8 बड़ी सरकारी, गैर सरकारी, कारोबारी कंपनियों और कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था। कौमी एयरलाइन के 51% असासों की इस साल अक्टूबर में निजकारी शेड्यूल है। हैरानकुन बात यह है कि किसी गैर मुल्की कंपनी ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। PIA का रूजवेल्ट होटल है अमेरिका में, उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कर लिया गया था। उसकी जो निजकारी का अमल है, उसका एक ढांचा है, वो तैयार कर लिया गया था। 3 प्रपोजल रखी गई थी। नंबर 1 कि इस होटल को फ़रोख्त कर दिया जाए, दूसरी ये थी कि इनको मुकम्मल तौर पर लीज आउट कर दिया जाए, तीसरी ये थी कि मुख्तलिफ पार्टनर्स को जॉइंट वेंचर के साथ इस होटल को चलाया जाए। लेटेस्ट मेरे पास ये स्टोरी आई है कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे वो शायद इसको जारी नहीं रखना चाहते। यही एक वजह है कि एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर इस निजकारी के अमल को देखने के लिए रूजवेल्ट के साथ जो एक ढांचा था उस फाइनेंशियल एडवाइज़र की तमाम तरीक़ाकार को, वो अमेरिका गए हुए हैं ताकि इस प्रोसेस को दोबारा बरकरारी से शुरू किया जा सके। कई बरसों से पाकिस्तानी मईशत पर पड़े भारी पत्थर यानी IPPs के साथ हुए मुआहदों में तरमीम और ख़ास तौर पर बिजली के तकसीमकार इदारों की निजकारी का मामला लटका हुआ है। इसी तरह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिनको 1, ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड, यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन, जिनको 4, लाखड़ा पावर और जामशोरो पावर निजकारी में शामिल फ़ाल इदारे हैं। मैंने एक दिन कैबिनेट में भी जिक्र किया था कि ये जो प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का, ये इतना कम्बरसम है और इतने उसका बनाया हुआ है। मेरा ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया होगा कि शफाफियत आए और उस पर मेरिट हो और कोई उंगली ना उठा सके प्राइवेटाइजेशन पे। लेकिन शफाफियत लाते लाते और सही करते करते वो प्रोसीजर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि चीज़ें उससे मेरा आगे नहीं बढ़ती उस स्पीड से। तो बहुत ज़्यादा इस पर कंसल्टेंट होते हैं, थर्ड पार्टी आती हैं, ऑडिट करती हैं, फिर एवेल्यूएशन होती है, तो इतने लंबे काम हैं। तो उसको मेरा लिए बेहतर किया जा रहा है। बिला खौफ हम वो काम करेंगे जो नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन ऑफ कोर्स के हम उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपेरेंसी, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज जो भी हैं उनको भी मद्देनज़र रखेंगे। जिस तरह मैंने बताया प्रोसीजर को या प्राइवेटाइजेशन कमीशन को रिवाइटलाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसको दोबारा उसमें नई रूह फूंकनी है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कि ये इसमें थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी करें। उसमें रूह फूंकने से मुराद है कि उसको देखें दोबारा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये टास्क किया हुआ है। आप देखें प्राइवेटाइजेशन कमीशन पहले से ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को आगे लेके चलेगा। दूसरी तरफ मुराफको इंडस्ट्रीज लिमिटेड PACO, पाकिस्तान मोटर्स कंपनी लिमिटेड भी मुकम्मल गैर फाल इदारों में शामिल हैं। अगर तफसीलात पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि हुकूमत 2029 तक 24 इदारों को 3 मराहिल में निजकारी के अमल से गुजारना चाहती है। पहले मरहले में 7 इदारों की निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कारपोरेशन लिमिटेड, IL, रोज वेलेट होटल न्यूयॉर्क, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल हैं। कुछ IPPs अभी मैं नाम नहीं लेता, उनके 25 साल पूरे हो गए और ये खुद इन्हीं की अपनी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेड है कि हमने इस प्लांट को 2018 में रिटायर्ड करना है, इसको 2022 में करना है, इसको 2020 में करना है। वो एक भी नहीं हुआ, बल्कि उनको 10-10 साल की ऐसे ही एक्सटेंशन मिली। जैसे मैंने कहा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो सेक्रेटरी रिटायर्ड हुआ सिंध का, अभी बैठा हुआ मेंबर नेपरा। जिस तरह आपका रिटायर्ड एक स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हुआ पावर से, वो आके यहाँ बैठ गया। तो ये मेरे ख्याल में ये जो आपने कहा IPPs की कैपेसिटी पे अपने कैसी कम हो सकती है, लाइना फैक्ट्स पे बात करें। जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द पावर परचेज एग्रीमेंट, क्या ज़रूरत थी उनको एक्सटेंशन देने की? इररेलेवेंट एक्सपीरियंस के हामिल, ब्यूरोक्रेसी की इंटरेस्ट हैं, ज़ाती मफादात हैं, बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स, डेवलपर्स, इस शोबे से वो बिलियनियर हुए हैं, ट्रिलियनियर हुए हैं,
O&M का और मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीज़न का प्रिंसिपल टास्क ये था कि वो हर महकमे के काम को, उसके SOPs को रिव्यू करें और हुकूमत को बताएं कि कहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरे मरहले में 16 इदारों की निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन, जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का जो सिस्टम है ना, इसको आपको थोड़ा सोशल और इकोनॉमिक एंगल से ना इसको स्टडी करें। ये आपको जो सोशल फैब्रिक है और बड़े बड़े इन डिस्कोस के कंपनियों के जो SDO हैं, सब डिवीज़न ऑफिसर होता है, वो एक MPS के इलेक्शन को फंड करने की सलाहियत रखता है और फंड करता रहा है। ठीक है, इनका आप सोशल और इनका फिनेंशियल इम्पैक्ट देखें इन डिस्कोस का। इस्लाहात मौजूदा सेटअप के अंदर रहते हुए, वो नून की गवर्नमेंट हो, वो PTI की हो, वो PDM की गवर्नमेंट हो, किसी की हो, पीपल्स पार्टी को, इतना बड़ा जो वॉल्यूम है, जब आते हैं आपको विंडो खुलती है और सामने एक ऐसा ख़जाना है जिससे मुस्तफ़ीद होने के लिए कोई पूछ गुछ नहीं है, पकड़े जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी उस विंडो को, उस ऑप्शन को बंद करने की पोजीशन में नहीं है। उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है कि आप जितनी कोशिश करेंगे, अगर इसी तरह सिस्टम रहता है और अगर आप प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम चल के बात करते हैं कि शायद मैं अब ये वहाँ प्राइवेटाइजेशन होगा तो सब दूध की शहरें बह निकलेंगी। इन हालात के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन भी आप करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन आप ऐसे कंप्रोमाइज़ कंडीशंस के ऊपर करते हैं, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल आपको एक मिलती है कराची के अंदर। जो उसका मतलूबा मकसद था वो भी आपको हासिल नहीं हो सका। खसारे में चलने वाले इदारों में पाकिस्तान पोस्ट और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन भी शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट को 61 अरब रुपए के माली खसारे का सामना था। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मजमूई खसारा 850 अरब रुपए तक पहुँच गया। स्टील मिल में एक सिंगल बिडर सिचुएशन थी जिस दिन मैं वजीर निजकारी बना, और वजीर निजकारी बनने के 15 दिन के अंदर अंदर मैंने SIFC और कैबिनेट से वो सारा प्रोसेस एनल करा दिया, सिर्फ इसी बुनियाद पे कि एक सिंगल बिडर के साथ बिडिंग प्रोसेस ना तो ट्रांसपेरेंट होगा और ना ही कंपेटिटिव होगा। और उसमें बैने ही यही सूरत हाल थी कि जो दूसरे 3 बिडर्स जिनके साथ सारा प्रोसेस चला था, टोटल 4 बिडर्स थे, उनमें से जो दूसरे 3 बिडर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल बिडर्स थे, वो ज़्यादा पोटेंशियल वाले बिडर्स थे। वो एक एक करके निकल गए और एक ऐसा पार्टी जिसका प्राइमरी काम जो है वो स्टील इंडस्ट्री से मुताल्लिक नहीं था लेकिन रियल इस्टेट से मुताल्लिक था, वो उस बिड प्रोसेस को कैरी कर रहा था। तो कैबिनेट ने और SIFC ने और CCOP ने मेरी इस बात से इत्तफाक किया कि हाँ, ये बात सिंगल बिड हमें नहीं करनी चाहिए। 2 साल पहले पाकिस्तान रेलवे का मजमूई खसारा रिकॉर्ड 109 अरब रुपए तक पहुंच गया था। वाबदा बिजली की तकसीमकार और पैदावार कंपनियों को पिछले माली साल में 880 अरब के मजमूई खसारे का सामना था। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को पिछले माली साल में 45 अरब रुपए से जायद के नुकसान और खसारे का सामना रहा।
सिविल एविएशन अथॉरिटी का माली खसारा और बेज़ाब्तगियां 200 अरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं। इदारों की नालायकी की बात की जाए तो मालूम होता है कि मुल्क भर में साल 2023 और 2024 में 6,56,000 सारिफीन ने 670 अरब रुपए की बिजली चोरी की। दूसरी जानिब बिजली चोरी से माली खसारा नेपरा की मुकर्ररा हद से 660 अरब रुपए ज्यादा निकला। सिर्फ 20 इजला में एक साल में 140 अरब की बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ था। पाकिस्तान में सालाना 6,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। इतने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड और बेज़ाब्तगियां, आदादो शुमार का हेर फेर, बद इंतजामी, कानूनी पेचीदगियों और गलत टैक्स पॉलिसियों की निशानदेही भी होती है। पाकिस्तान पोस्ट को गुज़िश्ता 11 सालों में 71 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। इदारे की कारकर्दगी के हवाले से आदादो शुमार पेश करते हुए वजारत पोस्टल सर्विसेज ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पोस्टल सर्विसेज को बताया कि 2008-2009 में 140 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ और ये नुकसान 2018-19 में बढ़कर 10 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह नेशनल हाईवेज अथॉरिटी NHA को बड़े पैमाने पर देखभाल के काम के लिए सालाना 45 अरब रुपए से जायद के नुकसान का सामना रहा। NHA का जो खसारा है वो 300 अरब रुपए से ज़्यादा है। 5800 अरब रुपए के टोटल इसके असासाजात थे। 74 अरब रुपए उसकी कुल आमदन है। 242 अरब रुपए के ऑपरेशन कास्ट हैं और 3100 अरब रुपए की वाजिबुल अदा कर्ज़े हैं जो रोटेट होते रहते हैं। अगर आप NHA से बात करें तो NHA ये कहता है कि उनका इदारा तो मुनाफे में जा रहा है। और पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की अगर आप बात करें तो पिछले 5 साल में 51 अरब रुपए का इसको खसारा देखना पड़ा है। और ये पाकिस्तान का बेहतरीन जो इदारा था, इसकी फीसेस भी डबल कर दी गई। 112 अरब रुपए 5 साल में इसके एक्सपेंडिचर थे मजमूई तौर पर। और इस इदारे के जो ओवरऑल अखराजात हैं और आमदनी है वो बिल्कुल